हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग जो है कक्षा 6 की स्टैंडर्ड 6 की बाल भाषा भारती बुक जो है, उसकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है बाल भाषा भारती। उसके पाठ 2 को करेंगे, जिसका नाम है जाने अनजाने। इस पाठ के बारे में शुरुआत में कुछ एक उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। डॉक्टर राजीव गुप्ता की यह कहानी हमारे समाज में व्याप्त भीख मांगने की बुरी आदत पर प्रकाश डालती है। कुछ लोग तो जानबूझकर काम करना नहीं चाहते और भीख के सहारे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसके विपरीत दो चार ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, किंतु काम न मिलने के कारण पेट की आग बुझाने के लिए भीख का सहारा लेते हैं। हमें भीख मांगने की प्रथा को बंद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो है भीख मांगने की जो बुरी आदत है, उस प्रथा को पूरे खत्म करने के लिए, उस ट्रेडिशन को पूरा खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसी से रिलेटेड ये कहानी एक है। हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर ही क्यों, दुकान की सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। तब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। सुबह 8 बजे मैं क्लिनिक खोलता, खुद ही साफ सफाई करता, रैक की दवाइयाँ व्यवस्थित करता, गैस का स्टोव जलाकर सुइया आदि उबालता, फिर हाथ धोकर भगवान के आले में 2 अगरबत्तियां जला देता। क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध भर जाती। फिर मैं कुर्सी पर बैठ जाता, गले में स्टेथोस्कोप डाल देता। इस बीच मरीज भी आने शुरू हो जाते। मैं खुद ही उनका नाम पता पूछ कर पर्चा बनाता, उनको अच्छी तरह से देखता, फिर खुद ही उनकी दवा की पुड़िया भी बना देता। आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्शन भी लगा देता। खाली समय में मैं कोई किताब निकाल कर पढ़ने लगता। ठीक है, तो यह कहानी कौन कह रहा है? डॉक्टर राजीव गुप्ता है, जो कि एक डॉक्टर है। तो वह कहते हैं कि उनका एक क्लिनिक है। क्लिनिक क्या होता है? डॉक्टर लोग है ना, अपना एक एक क्लिनिक बनाते हैं। मतलब 2 रूम्स रहेंगे, एक रूम में वह बैठ के मरीजों की देखभाल करेंगे, है ना, और दूसरे रूम में दवाइयाँ रखी होंगी, और कुछ एक बेड रहेगा जिसमें बहुत ही जो इमरजेंसी में जो मरीज आएंगे उन्हें लेटा सकते हैं। तो इस तरह डॉक्टर एक मिनी हॉस्पिटल जैसा, हॉस्पिटल भी कहना ठीक नहीं होगा, डॉक्टर जहाँ जांच करते हैं पेशेंट्स की, बस हल्का फुल्का जांच करके उनकी छोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं, और अगर उन ज़्यादा सीरियस है तो उन्हें हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो उसे क्लिनिक कहते हैं। अब क्लिनिक में एक कंपाउंडर भी होता है। कंपाउंडर वो होता है जिसे दवाइयों की जानकारी होती है। डॉक्टर जो दवाई कहते हैं वह कंपाउंडर दवाई की पुड़िया बना के देता है मरीजों को। वो इंजेक्शन भी लगाता है, साथ ही मरीज जाए तो उन्हें नंबर भी देता है कि हाँ, आप इस नंबर के बाद आप जाएंगे। उनका पर्चा बनाता है, उनका नाम और उम्र वगैरह लिखता है पर्ची पे। ठीक है, तो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके क्लिनिक में कोई भी कंपाउंडर नहीं था। हाँ, छोटी सी क्लिनिक माने उनकी अपनी दुकान जैसी। तो दुकान में सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। ये डॉक्टर जो है खुद ही सब कुछ करते थे। वो सुबह 8 बजे आके क्लिनिक खोल देते थे, फिर खुद ही झाड़ू वाड़ू लगा के सफाई कर देते थे। रैक की दवाइयाँ, मतलब रैक मतलब शेल्फ होता है, तो शेल्फ पे जो भी मेडिसिन रखता था उनको व्यवस्थित करते थे, मतलब ठीक से अरेंज कर देते थे। फिर क्या होता है कि जो इंजेक्शंस वहाँ रखे रहते हैं उन सबको ना ये करना पड़ता है, उन सबको बैक्टीरिया फ्री करना पड़ता है, कोई इन्फेक्शन उनसे नहीं हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, उनको अच्छे से बॉयल करते हैं इंजेक्शंस को। ठीक है, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल के उनको बॉयल करते हैं, तब उससे इन्फेक्शन चला जाता है। किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो, या किसी तरह के कोई बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ उस पर असर कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते थे, गैस का स्टोव, मतलब उन्होंने क्लिनिक में एक गैस स्टोव रखा हुआ था, उसे जलाते थे, उनमें पानी उबालते थे और उसी उबलते हुए पानी में सुई डालकर सुइयों को उबाल देते थे। ठीक है, सिरिंज सबको। फिर वह हाथ धोते थे, हाथ धो के भगवान के आले में, मतलब क्या होता है कि जो दुकान होते हैं तो उसमें छोटे छोटे एक कोने में एक शेल्फ जैसा बनाया रहता है। यहाँ पे भगवान के लिए अलग से एक शेल्फ बनाया रहता है, भगवान की मूर्ति रखते हैं। तो वहाँ पे वह, ऐसे उनके क्लिनिक में भी था, वहाँ पे वो अगरबत्ती जला देते थे। हाँ, भीनी सुगंध वाली जो लकड़ी होती है वह जला देते थे। और क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध, मतलब बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सुगंध जो है वो भर जाती थी। फिर वो कुर्सी पे बैठ जाते तो गले में स्टेथोस्कोप डालते। स्टेथोस्कोप आप लोग जानते हैं, डॉक्टर जो गले में डालते हैं, जिससे वो हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, पेशेंट का चेस्ट में कहीं ठीक से शब्द आ रही है कि नहीं, चेस्ट में कहीं पानी वानी तो भरा नहीं है, उसकी वो जांच करते हैं। इसी बीच क्या होता था, धीरे धीरे मरीज आने लगते थे। ये खुद ही उनका नाम पता पूछकर, वो जो एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखना पड़ता है, नाम एड्रेस एज, वो सब वो खुद ही लिखते थे। अच्छी तरह से उनके डायग्नोस करते थे, देखते थे मरीज को, उसका प्रॉब्लम्स पूछते थे, फिर दवा की पुड़िया बना के देते थे, जरूरत पड़ने पे इंजेक्शन भी लगाते थे। और जब कोई मरीज नहीं आ रहा है, खाली समय होता था,
तो वो कोई बुक निकाल कर पढ़ते थे, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है ना। खाली समय में हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, तब हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है। मेरी दुकान में अक्सर भीख मांगने वाले आते हैं, उनमें से तो अधिकतर हट्टे कट्टे युवक ही होते। वे तरह तरह से भीख मांगते, पर मैं उनमें से किसी को भी भीख नहीं देता। जब इन लोगों के हाथ पैर सही सलामत है तो ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, मैं सोचा करता था। मुझे इन लोगों से चिढ़ थी। मैं हमेशा उन लोगों पर नाराज होता, पर वे एक स्वर में गिड़गिड़ाते रहते। तब मैं कहता, दूंगा, पहले मेरा एक काम करो, तब 5 रुपए दूंगा। वह क्या, झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो, सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ। और लेकिन तब तक वो मांगने वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता। उसके जाने के बाद मैं खूब हंसता, मन ही मन सोचता, सबके सब कामचोर है, भीख मांगने का धंधा बना रखा है। मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चूकते हैं ये लोग। इनसे निपटने के लिए तो बस यही तरीका सबसे बढ़िया है, इन्हें कोई काम करने को बता दो, अपने आप भाग खड़े होते हैं। लेकिन उस दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने क्लिनिक खोला ही था कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ाया, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। तो क्या होता था, इनकी दुकान में अक्सर भिखारी आते थे, भीख मांगते थे। तो डॉक्टर देखते थे कि ऐसे भिखारी हैं जो कि पूरे हट्टे कट्टे हैं, हट्टे कट्टे युवक है, मतलब कि जो कम एज के हैं, लड़के हैं, कम एज के हैं, और हट्टे कट्टे हैं, मतलब शरीर से पूरे स्वस्थ हैं। उनके हाथ पैर सब ठीक है, हाथ पैर कटे हुए नहीं है, पूरे सही सलामत है। और वो तरह तरह के बहाने मारते हैं कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरी नौकरी चली गई, मेरा ये हो गया, मैं गरीब हूँ, मुझे सुना कान से सुनाई नहीं देता, ऐसे कर करके वो तरह तरह के बहाने मारकर भीख मांगते थे। डॉक्टर साहब को उनसे बहुत चिढ़ होती थी। हाँ, वो सोचते थे ये लोग के तो सब कुछ बॉडी ठीक ठाक है, ये तो काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो वो बड़े गुस्सा होते थे। पर वो लोग जो हैं भिखारी, हमेशा दे दो बाबू साहब, दे दो, गिड़गिड़ाते ही रहते थे। हाँ, मतलब प्रार्थना करके डॉक्टर से मांगते रहते थे। तब ये डॉक्टर क्या करते थे, नाराज होकर कहते थे, ठीक है 5 रुपए दूंगा, पर पहले एक काम करो। तो वो लोग पूछते क्या काम, तो वो बोलते थे, झाड़ू उठा के मेरे क्लिनिक के बाहर झाड़ू लगा दो, जाओ वो सामने वाले नल से एक बाल्टी पानी ले आओ। और इसके आगे डॉक्टर और कुछ काम बोलते, इसके पहले ही वो भीख मांगने वाला बड़बड़ बड़बड़ करते हुए, बड़बड़ाते हुए चला जाता, गुस्सा से बोलते हुए चला जाता था ना। डॉक्टर साहब बस काम बोलते रहते हैं, ये वो कहकर बड़बड़ाते हुए चला जाता था। जब वो चला जाता था, डॉक्टर को हंसने लगते थे। उन्हें समझ में आ जाता था कि ये लोग कोई काम नहीं करना चाहते, सब कामचोर हैं, और चाहते हैं कि ऐसे ही इन्हें पैसे मिल जाए, ऐसे ही ये सब कुछ पा जाए। ठीक है, ये सोचते थे कि ओ भीख मांगने का ये लोग धंधा बना रखे हैं, मैंने इन लोगों ने भीख मांगने का ही काम पकड़ रखा है कि अपनी रोजी रोटी भीख मांग कर ही चलाएंगे, ऐसे नहीं कि मजबूरी में ये भीख मांग रहे हैं। हम्म, और ये डॉक्टर को यह भी लगता, ये देखो इस तरह जो हमको बुद्धू बनाकर भीख मांग रहे हैं, तो जैसे ही मौका मिलेगा ये लोग चोरी भी कर लेंगे हमारे क्लिनिक से, कि किसी की दुकान से भी कुछ उठा के भी चले जाएंगे। तो डॉक्टर यही सोचते थे कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं, इन्हें तुम अच्छे से समझाओगे, तुम ठीक हो, तुम अच्छे से पैसे कमा सकते हो, ये लोग नहीं मानेंगे, तो इनसे निपटने का मतलब इनको भगाने का एक ही तरीका है, इनको कोई काम बोल दो, बस ये सब भाग जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसे डॉक्टर भूल नहीं पाते। वो क्लिनिक खोले ही थे कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, बाबूजी कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। निगाह उठाकर देखा तो चकित रह गया, इतना छोटा सा लड़का और भीख मांग रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल की होगी, अच्छा खासा नाक नक्श, भोला सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहा था। छी, इतना सा होकर भीख मांगता है, पैसे का क्या करेगा, फिल्में देखेगा, मैंने डांटा। लड़का इसके लिए तैयार नहीं था, अचकचा गया। फिर दीनता से बोला, नहीं नहीं बाबूजी, 2 दिन का भूखा हूँ, कुछ खा लूंगा। तो खाने के लिए अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते, मैंने उसे डांटते हुए कहा। बापू है नहीं, माँ दूसरे के घरों में काम करके कुछ ले आती है, पर 2 दिन से वो भी बीमार पड़ी है, वो बताने लगा। सच कह रहा है तू? मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि ये लोग भीख मांगने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करते हैं। यहीं कहीं आसपास इसका बाप या माँ भी भीख मांग रही होगी। झूठ नहीं बोलता बाबूजी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, लेकिन पहले मेरे क्लिनिक की सफाई कर दो, फिर सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आना। मैंने अपना अब तक का आजमाया हुआ दाव चलाया, सोचा कि लड़का मन ही मन मुझे गालियां देता हुआ चला जाएगा, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह गया नहीं, मेरा दाव खाली ही चला गया। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर ने जैसे ही क्लिनिक खोले थे, डॉक्टर साहब उसी समय एक करीब करीब 10 साल का उम्र का एक छोटा सा लड़का और गिड़गिड़ा कर कह रहा था, बाबूजी कुछ पैसे दे दो, मैंने 2 दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ। डॉक्टर ने देखा कि लड़का बड़ा सुंदर था, नैन नक्श, मतलब उसे नाक आंखें सब बड़े सुंदर थे, गोरा था, हाँ, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, और टुकुर टुकुर वह, टुकुर टुकुर मतलब वो धीरे धीरे डॉक्टर साहब को देख रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए, वो बोले, इतना सा छोटा हो कि तू पैसे मांगता है, भीख मांग के क्या करेगा, फिल्म देखेगा,
सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देखेगा? तो लड़का गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं साहब मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं खाना खाऊँगा, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो वो बोलता है, डॉक्टर ने कहा कि खाने के लिए अपने मम्मी-पापा से क्यों नहीं माँगते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि पिताजी तो मेरे गुज़र चुके हैं, मर चुके हैं, और मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ-कुछ ले आती हैं खाने को, कि पैसे लाती हैं, और 2 दिन से वो बीमार है, इसीलिए वो कुछ नहीं ला पाई है। तो डॉक्टर को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ ही ऐसे भीख माँगने वाले लोग उनकी दुकान पे आते थे और तरह-तरह की बातें बोलते थे। हुँ, अ, उ उनको लगता था कि यह एक नाटक कर रहा है, या बच्चा भी, आस-पास इसके माँ-बाप भी भीख माँग रहे होंगे। हुँ, तो उसके वो उसने कहा कि तुम सच कह रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा, तुमने सच कह रहे हो क्या? तो वो लड़का बोला, नहीं, वो फिर प्रार्थना करते हुए बोला, नहीं बाबूजी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूँ। तब डॉक्टर साहब ने चालाकी की, जैसे वो बाकी भिखारियों से करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन पहले क्लिनिक की सफाई कर दो और सामने की बाल्टी नल से पानी ले आओ। हाँ, यह डॉक्टर साहब का दांव था, है ना? ये चालाकी हुआ करते थे। हर रोज जो भी भीख मांगता था, उनको लगता, और रोज ऐसा ही होता था, जो भीख मांगता था उनको डॉक्टर साहब ऐसा कहते थे, और वो बड़बड़ बड़ के डॉक्टर साहब को गालियां देकर वो लोग चले जाते थे। डॉक्टर साहब सोच रहे थे आज भी ऐसा होगा, पर वो देखिए कि उनका दांव खाली चला गया। मतलब उन्होंने जो चांस चला था, उन्होंने जो चालाकी की थी, वो खाली चली गई, मतलब वो काम नहीं किया। उन्होंने देखा कि वो लड़का जो है, वो झाड़ू उठाकर उनके क्लिनिक की सफाई करने लगा। सबसे पहले तो उसने झाड़ू उठाकर मेरा क्लिनिक साफ किया, फिर किसी तरह डगमगाता हुआ सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आया, फिर मेरी दवाइयों की रैक साफ करने लगा। मैं आश्चर्य से उसे देखे जा रहा था। अब क्या काम करना है बाबूजी? सारा काम निपटा कर वह मेरे पास आ खड़ा हुआ। अब कुछ नहीं बेटा, मुझे पता चल गया कि तुम भिखारी नहीं हो, 2 दिन से भूखे भी हो, क्योंकि भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला रखता है। जाओ पहले सामने के होटल में बैठकर भरपेट खाना खाओ, फिर बात करते हैं, मैंने प्यार से कहा। ठीक है? तो अब तक डॉक्टर साहब ने जो भी दाव आजमाया था, हाँ, जो भी चालाकी चली थी, आजमाया था मैंने, जो भी चालाकी वो चलते थे जानने के लिए कि सामने वाला भिखारी है कि नहीं, वो हर बार काम करता था, उनकी चालाकी काम करती थी। पर इस बार वह चालाकी काम नहीं की, उनका दाव खाली चला गया। ठीक है? उनका खेल खाली रह गया। क्यों? क्योंकि लड़के ने झाड़ू कर दी, फिर सामने के नल से एक बाल्टी पानी, जो कि लड़के को बहुत भारी लग रहा था लाना, क्योंकि वो बहुत छोटा था, और डगमगाता हुआ, मतलब हिलता डुलता हुआ, बाल्टी भी हिल रहा था और बच्चे के हाथ भी हिल रहे थे, किसी तरह हिलते हिलते वह ले आया। फिर वह शेल्फ साफ करने लगा, रैक जो है दवाइयों की रैक, दवाइयाँ जिस शेल्फ में लगी थी, उसे वो साफ करने लगा। ठीक है? डॉक्टर साहब उसे आश्चर्य से देख रहे थे। फिर वो सब काम कंप्लीट करके वो बच्चा आकर उनसे बोल रहा है कि डॉक्टर साहब सारा काम हो गया, अब और कुछ काम है क्या बाबूजी? तो अब डॉक्टर साहब को पूरा विश्वास हो गया था कि ये लड़का भिखारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं है बेटा, मुझे पता चल गया तुम भिखारी नहीं हो, क्योंकि और सच में तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि जिसे भूख लगती है, भूखा व्यक्ति होता है, वो ही सोचता है कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, वो हौसला उसमें आता है, उसमें यह करेज आता है कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ पैसे कमा के खाऊंगा। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, उस लड़के को, तुम जाओ पहले सामने के होटल में बैठकर अच्छे से खाना खाओ, फिर हम लोग बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने उसे प्यार से कहा। हम्म, फिर क्लिनिक से ही सामने होटल के मालिक को आवाज देकर उसे समझाया, देखो आनंद बाबू, इस लड़के को भरपेट खाना खिला दो, जितने पैसे होंगे मैं दूंगा। छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना। भरपेट खाकर उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं, तुम्हें अब यूं हाथ फैलाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं। रोज सुबह मेरी क्लिनिक पर आ जाया करो, छोटा मोटा काम कर दिया करो, धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगे। जी बाबूजी, यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर जरा संकोच से बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप देख लेंगे, मुझे माँ का ही सहारा है, पैसा ना होने से वो अपनी इलाज नहीं करवा पा रही है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं मेहनत से आपकी क्लिनिक पर काम करता रहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा। फिर स्कूटर पर उसे पीछे बैठाकर उसकी माँ को दिखाया। उसकी माँ को मलेरिया था, खूब ठंड लगकर बुखार आता था। मेरी दवा से वो 3-4 दिन में ही ठीक हो गई। उसने मुझे ढेरों दुआएं दी। फिर डॉक्टर साहब के क्लिनिक के सामने ही एक होटल था, और उस होटल के मालिक का नाम क्या था? आनंद बाबू था। ठीक है? तो डॉक्टर साहब ने अपने ही क्लिनिक से खड़े होकर जोर से आवाज लगा के आनंद बाबू को कहा कि आनंद बाबू, इस बच्चे को भरपेट खाना खिला दो, और जितने भी पैसे होंगे मैं पैसे दे दूंगा। छोटा सा बच्चा वो कितना खाता, वो थोड़ा सा खाया, उसी में उसका पेट भर गया। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, वो हंस पड़ा। फिर डॉक्टर साहब ने उसे बच्चे को बुलाया और बोला कि एक काम करो, तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो, तो तुम पे सब लोग भरोसा करेंगे, मेहनत करने वालों पे सब लोग को विश्वास होता है। एक काम करो, तुम इस तरह भीख नहीं मांगो,
रोज सुबह मेरे क्लिनिक पे आ जाओ, छोटा मोटा काम कर दो और तुमको धीरे धीरे सब काम तुम सीख जाओगे। ठीक है। यह बात सुनकर वो बच्चा क्या बोला, हाँ बाबूजी यह अच्छी बात है, मैं आया बोलूँगा। फिर थोड़ा ना बच्चा संकोच कर रहा था, मतलब शाई फील कर रहा था कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। फिर बोला डॉक्टर साहब थोड़ी मेरी मम्मी को देख लीजिए, मेरी मम्मी बीमार है और उनके पास तो पैसे नहीं है, इसलिए वह इलाज नहीं करा रही हैं। वो जानता था वो बच्चा कि मैं डॉक्टर साहब को पैसे दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए उसे संकोच हो रहा था कहने में। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अपने स्कूटर में ही पीछे बैठाकर वह उस बच्चे के घर गए। वहां जाके उन्होंने देखा सचमुच उसकी माँ काफी बीमार थी, उन्हें ठंड लग लग कर बार बार बुखार आ रहा था। तो डॉक्टर साहब समझ गए कि उसकी माँ को मलेरिया है। उन्होंने मलेरिया की दवा दे दी और 3-4 दिन में ही उनकी माँ ठीक हो गई। उनकी माँ पूरी ठीक होने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत दुआएं दी, मतलब ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया कि आपने मेरे बच्चे की मदद की, मेरी मदद की, भगवान आपको अच्छी अच्छी किस्मत देगा, आपको आपका सब अच्छा होगा। हम्म। इस घटना के कई साल बीत गए। उस लड़के ने सीखते सीखते मेरे क्लिनिक के कई काम संभाल लिए, साथ ही पढ़ाई भी की। मैं उसकी हमेशा मदद करता रहा। आखिर वो परीक्षा पास कर सचमुच कंपाउंडर बन गया। अब वह लोगों के यहाँ इंजेक्शन लगाने और ड्रेसिंग आदि करने भी जाता है। वह खुशी खुशी एक सम्मानित जीवन जी रहा है। मैं उसे आत्मनिर्भर ही बनाना चाहता था। मुझे खुशी है कि उस दिन मैंने एक सही निर्णय लिया, मगर अगर उस दिन मैं दया करके उसे भीख में कुछ रुपए दे देता तो वह आज तक भीख ही मांग रहा होता। एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, धीरे धीरे वह लड़का इनके घर काम करने लगा, इनके क्लिनिक पे। साथ ही वह स्कूल भी जाता था पढ़ाई करने के लिए। सीखते सीखते वो सारा काम सीख गया। डॉक्टर साहब ने उसे सभी सारा काम सिखा दिया। हाँ, वो क्लिनिक का काम उसने संभाल लिया। फिर वह पढ़ाई कर करके क्या होता है ना कि जो है कंपाउंडर बनने के लिए भी आपको एक परीक्षा पास करनी होगी, उसके ट्रेनिंग लेके आप कंपाउंडर बनते हैं। तो उसने वो परीक्षा पास कर ली, वह सचमुच का कंपाउंडर बन गया। अब वह लोगों के यहाँ लोग बुलाते थे, आइए इंजेक्शन लगाइए। इंजेक्शन वो लगाता था, पैसे देते थे लोग। या किसी को कुछ चोट हुई है, रोज उसकी ड्रेसिंग करनी है ना, मरहम पट्टी रोज करनी है, तो पट्टी बदलनी है, तो वो रोज जाता था उनके घर। इस तरह वो पैसे कमाता था। तो खुशी खुशी एक सम्मानित जीवन जी रहा था। मतलब जैसे भीख जो मांगते हैं भिखारी, उनको लोग बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं ना कि देखो भिखारी है, पर यह सम्मान का जीवन जी रहा था। काम कर रहा था, उसके बदले पैसा पा रहा था। हाँ, इसको सम्मान था, इसको रिस्पेक्ट था इसके जीवन में। और डॉक्टर यही चाहते थे कि मैं इसे आत्मनिर्भर बनाऊं, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाऊं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहे अपने जीवन चलाने के लिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब बहुत, उनको मन ही मन खुशी हुआ कि देखो मैंने सही डिसीजन लिया था। अगर उस दिन मैंने उस पर दया करके उसे भीख ही दे दी होती, कुछ रुपए दे दिए होते, तो वो सोचता ओ ऐसे तो रुपए मिल जा रहा है, रोज ही वह भीख ही मांगता रहता और कुछ आगे बढ़ने का सोचता नहीं। तो डॉक्टर साहब को यही लगा कि एक मैंने जो सही डिसीजन लिया, आज उसने किसी का जीवन बदल दिया है। एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। निर्णय मतलब डिसीजन, है ना। तो कितना अच्छा ये स्टोरी है ना, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी पढ़ा है। और ये स्टोरी सचमुच में काफ़ी अच्छा है। आप लोग के भी घर के आसपास कोई भिखारी लोग आते हैं और आप देखते हैं कि नहीं वो ठीक है, मतलब बॉडी से सही है, उनके हाथ पैर सही सलामत है, तो वो कुछ काम कर सकते हैं, तो उनको आप कोई छोटा मोटा सा ही काम कर बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, सामने पे बरामदे में झाड़ू लगा दो, कि गेट के बाहर झाड़ू लगा दो, और तभी आप उनको पैसे दिया करिए या खाने की चीजें दिया करिए। इस तरह उनकी भीख मांगने की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी, है ना। तो काफी अच्छी कहानी है, आप लोगों को समझ में भी आई होगी और बहुत ही इजी है, बहुत हार्ड वर्ड्स भी नहीं है, और आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है। थैंक यू।